प्यारे बच्चों, मैं प्रीति सिंह, प्रवक्ता राजकीय कन्या इंटर कॉलेज इंदुपुर देवरिया से आज आपके समक्ष कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान अध्याय 9 ठोसों के यांत्रिक गुण के भाग 1 को लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, आइए जरा देखते हैं कि इस चैप्टर ठोसों के यांत्रिक गुण में हमारे शिक्षण बिंदु क्या क्या हैं, हमें किन किन बिंदुओं पे चर्चा करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार, प्रतिबल तथा विकृति, हुक का नियम क्या है, प्रतिबल विकृति वक्र क्या होता है, प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, किसी तार के द्रव्य के यंग गुणांक का मापन कैसे होगा, इसको जानेंगे समझेंगे इस अध्याय में। उसके बाद हम दृढ़ता गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, पोइसों अनुपात और तनित तार में प्रत्यास्थ स्थैतिक ऊर्जा क्या होती है, इसका भी इस अध्याय में हमें अध्ययन करना है। और द्रव्यों के प्रत्यास्थ व्यवहार के जो अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन है, उसको भी हम जानेंगे और समझेंगे। बच्चों, जरा आइए देखते हैं कि आज हमारे इस भाग 1 में चर्चा के बिंदु क्या है। तो सबसे पहले हम ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार का अध्ययन करेंगे, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। उसके बाद प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी क्या होती है, इसका अध्ययन करेंगे और तत्पश्चात प्रतिबल तथा विकृति को जानेंगे समझेंगे, इनके प्रकार का अध्ययन करेंगे। हुक का नियम क्या होता है, इसको भी देखेंगे और प्रतिबल विकृति वक्र की व्याख्या करेंगे। बच्चों, आपने पिछले अध्याय 7 में आपने अध्ययन किया है पिंडों के घूर्णन गति का। वहाँ पे हमने देखा कि जो गति है, घूर्णन गति है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि पिंड का द्रव्यमान किस प्रकार वितरित है। वहाँ पे हमने दृढ़ पिंडों के सरल स्थिति को लेकर हमने व्याख्या की थी। दृढ़ पिंड क्या होता है? यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है और उसके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे दृढ़ पिंड कहते हैं। लेकिन बच्चों, व्यवहार में हम क्या देखते हैं? व्यवहार में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे आपको ठोस दिखेंगे जिसको अगर उस पर बल लगाया जाए तो क्या होता है, उसमें विकृति उत्पन्न होती है, विरूपक बल लगाया जाता है और जैसे ही बल हटाया जाता है वो अपने पूर्वावस्था में आता है। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा मिठाई के दुकानों पे कि क्या होता है कि हलवाई जो होता है वो डिब्बा पैक करता है, उसके ऊपर रबर बैंड लगाता है। वो रबर बैंड क्या होता है? स्ट्रेच होता है और जब हम रबर बैंड को निकालते हैं तो वो अपनी पूर्व अवस्था में आता है। इसी प्रकार घरों में जो कपड़े सुखाने वाली रस्सी होती है, तार होता है, वो क्या होता है? नॉर्मल वो स्ट्रेट रहेगा, लेकिन जब उस पर कपड़े डाले जाते हैं तो वो क्या होता है? कर्व बन जाता है, बेंड हो जाता है और जैसे ही कपड़े हटा दिया जाता है वो पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। बच्चों, पेड़ों पे यदि फल तोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं? उसकी डाली को पकड़ के झुकाते हैं और आम या एप्पल जो भी होता है उसको हम तोड़ते हैं और जैसे ही उसके ब्रांच डाली को छोड़ेंगे तो क्या होगा? अपने पूर्व अवस्था में आता है। ऐसे ही जो बहुत कठोर ठोस हैं, जैसे कि लोहा हो गया, इस्पात हो गया, उसको भी लोहार क्या होता है? पीट पीट के उसको विरूपित करता है और एक नए रूप प्रदान करता है। बच्चों, आपने स्प्रिंग देखा है। स्प्रिंग को जब हम थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो वो क्या होता है? लंबाई बढ़ जाती है और छोड़ देते हैं तो क्या होता है? वो पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं पदार्थ में ये गुण होता है कि वो बाह्य बल के हटाए जाने पे अपनी पूर्व अवस्था में आने की कोशिश करता है। इसी को हम बोलते हैं प्रत्यास्थता, यानी कि इलास्टिसिटी। तो प्रत्यास्थता क्या होता है कि प्रत्यास्था किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति या दोनों के परिवर्तन का विरोध करती है और जैसे ही विरूपक बल हटा लिया जाता है वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाती है। बच्चों, प्रत्यास्था का हमारे जीवन में बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग डिजाइन की तो उसमें भी प्रत्यास्था का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे कि अगर भवन निर्माण करना हो तो इस्पात और कंक्रीट की प्रत्यास्थता क्या होनी चाहिए, उसके क्या गुण हैं, उसकी जानकारी होना चाहिए। ऐसे ही जब हम ब्रिज, पुल का निर्माण करते हैं या रोपवे की बात करते हैं, बिल्डिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी प्रत्यास्था का गुण का ज्ञान होना आवश्यक है। बच्चों,
एक प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे विमान बनाया जा सकता है जो बहुत ही हल्का हो और उसकी मजबूती भी हो? क्या ऐसे कृत्रिम आर्टिफिशियल आर्गन निर्माण किया जा सकता है जो अपेक्षाकृत बहुत हल्के हो और मजबूत हो? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर इलास्टिसिटी से ही मिलता है। आप इस अध्याय का जब अध्ययन करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि किस प्रकार जो ब्रिज है, ब्रिज का बीम का जो शेप होता है आई शेप का होता है। बच्चों, तो इस प्रकार प्रत्यास्था के गुण का ज्ञान होना आवश्यक है। तो बच्चों, सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि पूर्णतया प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती हैं। प्रत्यास्था आपने देखा, अब हम जाने कि पूर्णतया प्रत्यास्थ वस्तु क्या होती हैं। तो जो वस्तुएं विरूपक बल के हटा लिए जाने पर अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती हैं, वे पूर्णतया प्रत्यास्थ कहलाती हैं। बच्चों, वास्तव में कोई वस्तु पूर्णतया प्रत्यास्थ नहीं होती है, फिर भी मोटे तौर पर मानते हैं कि क्वार्ट्ज तथा फास्फर ब्रांच को पूर्णतया प्रत्यास्थ माना जा सकता है। इसी प्रकार कुछ वस्तुएं ऐसे होती हैं जिसपे अगर आप फोर्स अप्लाई करिए, बाह्य बल लगाया जाता है और जैसे ही बाह्य बल हटाया जाता है तो क्या होता है कि वो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आती, यानी कि वो अपनी दूसरी स्थिति को प्राप्त कर चुकी होती हैं। तो ऐसे वस्तु को प्लास्टिक तथा इस ऐसे गुण को प्लास्टिकता कहते हैं। बच्चों, तो आइए देखते हैं कि प्लास्टिक और प्लास्टिकता क्या है। कि जब किसी पिंड पर बल लगाते हैं और पिंड में अपनी प्रारंभिक आकार प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं होती है और यह अस्थायी रूप से विरूपित हो जाती है, तो इस प्रकार के पदार्थ को प्लास्टिक तथा पदार्थ के इस गुण को प्लास्टिकता कहते हैं। जैसा कि हमने बताया कि कोई भी पदार्थ पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं होता है, वैसे ही कोई भी पदार्थ पूर्णतः प्लास्टिक नहीं होती है। लेकिन यदि गीली मिट्टी है तो उसे पूर्णतः प्लास्टिक माना जा सकता है, उसको हम मान सकते हैं। तो पूर्णतया प्लास्टिक पहले होता क्या ये जानिए कि जो वस्तुएं विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटती बल्कि सदैव के लिए विरूपित हो जाती हैं, अर्थात उनका आकार बदल जाता है, वे पूर्णतया प्लास्टिक कहलाती हैं। बच्चों, इसी प्रकार आइए हम प्रत्यास्थता को देखते हुए दृढ़ पिंड को डिफाइन करते हैं कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से वस्तु के कणों की सापेक्ष स्थितियां न बदले, अर्थात वस्तु के आकार तथा आकृति में कोई परिवर्तन न हो, तो ऐसे वस्तु को दृढ़ वस्तु या दृढ़ पिंड कहते हैं। बच्चों, ठोसों के प्रत्यास्थ व्यवहार को आइए देखते हैं कि व्हाट इज इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक जो ठोस होता है वो अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना होता है और दो परमाणुओं के बीच जो दूरी होती है, एक सूक्ष्म दूरी होती है, इसे इंट्रा एटॉमिक डिस्टेंस या अंतर परमाणुविक दूरी कहते हैं। और दो परमाणु ठोस के कोई भी दो परमाणु एक आपस में क्या होता है, अंतरा परमाणु बल से जुड़े होते हैं। जब भी ठोस पे बाह्य बल लगाया जाता है तो इसके अंतरा परमाणु दूरी में परिवर्तन होता है और जिसके कारण ठोस क्या होता है, विरूपित हो जाते हैं। तो ठोस के इस व्यवहार को हम एक स्प्रिंग गेज निकाय मॉडल के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है कि स्प्रिंग गेज मॉडल ये है, इसको दिखाया गया है। इसमें क्या है कि जो भी गेंद है वो ठोस के परमाणु को प्रदर्शित कर रहे हैं और इनके बीच जो स्प्रिंग है वो अंतरा परमाणुविक बल को निरूपित करता है। बच्चों, जैसे आपको बताया कि स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करिए तो वो खिंच जाएगा और जैसे ही छोड़िए वापस पूर्व अवस्था में आ जाता है। इसी तरह इस मॉडल का अगर हम किसी एक बॉल को लेके अगर उसको खींचते हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापित हो जाएगा अपने स्थान से। और जैसे ही विस्थापित होता है तो जो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग तंत्र है वो क्या करता है कि उसको अपनी पूर्व अवस्था में लाने की कोशिश करता है। जैसे ही अगर इस पे बल हटा दिया जाए, यानी कि इस बॉल को छोड़ दिया जाए, तो वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। लेकिन एक अवस्था ऐसे भी प्राप्त होगी कि यदि उस स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया जाए तो क्या होगा कि उसको छोड़ने पे अपने पूर्व अवस्था में नहीं आता है। तो बच्चों, इस प्रकार आप गेंद और परमाणु के इस मॉडल द्वारा आप ठोसों के प्रत्यास्थ व्यवहार को समझ सकते हैं। बच्चों, आइए हम प्रत्यास्थता को और अच्छे से समझते हैं। प्रत्यास्थता को समझने के लिए सबसे पहले प्रतिबल तथा विकृति को समझना होगा। बच्चों, हम जानते हैं कि जब भी किसी
वस्तु पर कोई विरूपक बल लगाया जाता है तो क्या होता है, उसमें विरूपण उत्पन्न होता है। और ये विरूपण वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। हो सकता है कि उतना ही बल से किसी वस्तु में ज्यादा विरूपण होता है और किसी में कम। बच्चों, लेकिन सारे पदार्थों का विरूपण होता है और हो सकता है कि हमें पता भी न चले कि उसकी आकृति चेंज हुई है। ये डिपेंड करता है कि पदार्थ की प्रकृति क्या है और लगाया गया जो बाह्य बल है, विरूपक बल, वो कितना है। तो जब भी किसी पिंड में अगर बाह्य बल लगाया जाता है, बच्चों जब भी किसी पिंड में बाह्य बल लगाया जाता है तो उस पिंड में एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होती है जो उसको उसकी पूर्व अवस्था में लाने की कोशिश करता है, जिसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। और ये प्रत्यानयन बल परिमाण में उस विरूपक बल के बराबर, लेकिन दिशा में क्या होती है, विपरीत होती है। तो इस प्रकार किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, अगर कोई तार है या कोई बेलन है, बेलन को या तो हम कंप्रेस कर सकते हैं या तो उसको तनित कर सकते हैं। तो अगर इसके दोनों सिरों पे अनुप्रस्थ काट के लंबवत कोई फोर्स लगा के और उसको स्ट्रेच किया जाता है तो इसमें क्या होगा, ये जो डेल्टा एल है इसकी लंबाई में थोड़ी वृद्धि होगी। और यह जो लंबाई में वृद्धि होती है इससे क्या होता है, इसके आकार परिवर्तित हो गया, आप देख सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार जो इस समय जो प्रतिबल होगा वो क्या कहलाएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। और इस अनुदैर्ध्य प्रतिबल के कारण जो विकृति उत्पन्न हुई, तार में जो वृद्धि हुई, बेलन के आकार में जो वृद्धि हुई लंबाई में, उसको हम बोलेंगे अनुदैर्ध्य विकृति। तो विकृति होता क्या है कि किसी भी वस्तु के आकार में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन ही विकृति कहलाता है। तो अब इसमें देखिए कि यहाँ पे जो विकृति उत्पन्न हुई, चूंकि वो स्ट्रेच किया गया है, यहाँ पे जो प्रतिबल लगाया गया है तनन प्रतिबल है, इसलिए जो प्रतिबल उत्पन्न होगा, विकृति होगी, वो तनन विकृति होगी। इसी प्रकार इस बेलन को यदि कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, दो फोर्स बराबर, जो फोर्स का जो परिमाण है वो बराबर है, विपरीत दिशा में है और दोनों सिरों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत है। तो इस प्रकार जो संपीड़न प्रतिबल यहाँ पे लगाया जा रहा है और उसके कारण जो उत्पन्न विकृति हुई वो संपीड़न विकृति हुई। बच्चों, इसी प्रकार यदि हम इस बेलन के दोनों सिरों के जो ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के यदि टैंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया जाए, जैसे ऐसे बराबर, जो कि दोनों बराबर हो परिमाण में और समांतर हो, विपरीत दिशा में हो, इसमें टैंजेंशियल फोर्स लगाया जाए तो अब क्या होगा, इसके आकार में कुछ परिवर्तन हो जाएगा और वो ये कुछ इस प्रकार विरूपित हो जाएगा। तो इस समय जो प्रत्यानयन बल एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न हुआ उसे हम बोलेंगे अपरूपण प्रतिबल, शीयरिंग स्ट्रेस। और इस प्रकार जो विकृति उत्पन्न होगी उसे अपरूपण विकृति कहेंगे, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे कोई घनाभ है और इस पे दो बराबर तथा विपरीत दिशा में और दोनों सतह के समांतर फोर्स लगाए जा रहे हैं, तो इसके क्या हुआ, विस्थापन हो जा रहा है। ये दोनों सतह, जैसे एक नीचे वाला जो सतह है और ऊपरी सतह में ये जो विस्थापन हो रहा है डेल्टा एल, या इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एस। तो जो विस्थापन हो रहा है इस कारण जो इस यहाँ पे प्रतिबल लगा उसे शीयरिंग स्ट्रेस, और जो यहाँ पे विकृति उत्पन्न हुई उसे हम बोलेंगे अपरूपण विकृति। बच्चों, इसी प्रकार यदि किसी बुक है और बुक पे टैंजेंशियल फोर्स लगाइए तो उस पे भी जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा वो टैंजेंशियल स्ट्रेस होगा और जो शीयरिंग स्ट्रेस होगा, और जो विकृति उत्पन्न होगी वो शीयरिंग स्ट्रेन होगी। यदि कोई जल है, कोई द्रव है और उसमें ठोस को डुबाया जाता है तो क्या होगा, ठोस पे चारों तरफ से जल के द्वारा बल लगेगा और उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पे जो बल लगेगा वो चारों तरफ बराबर होगा। ये कह लेते हैं कि जो दाब होगा वो बराबर होगा। तो इस कारण जो ठोस में भी विकृति उत्पन्न होती है, उसका आयतन कम हो जाता है लेकिन आकार वही रहता है। तो इस प्रकार के जो प्रतिबल को जलीय प्रतिबल, आयतन प्रतिबल कहते हैं और इसके कारण जो विकृति उत्पन्न होती है उसे आयतन विकृति कहते हैं।
तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से हम प्रतिबल को डिफाइन कर सकते हैं कि साम्यावस्था में वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल अथवा प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। बच्चों प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रतिबल बराबर F/A। क्यों? क्योंकि साम्यावस्था में क्या होता है, जो वाह्य बल और प्रत्यानयन बल बराबर हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे F/A लिख रहे हैं। प्रतिबल का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तथा विमीय सूत्र ml-1 T⁻⁻2 होता है। बच्चों विकृति क्या होती है कि जब भी किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से वस्तु के आकार अथवा आकृति या दोनों में परिवर्तन हो जाता है, तब वस्तु विकृत अवस्था में कही जाती है। वस्तु के आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को ही विकृति कहते हैं। बच्चों आपने अभी तक देखा कि प्रतिबल और विकृति क्या होता है, और इतना तो पता चल गया होगा अध्ययन करते हुए कि प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं और उसी के करस्पॉन्डिंग जो विकृति भी होती है वो भी 3 प्रकार की होती है। तो प्रतिबल पहला क्या है कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा होता है स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल शियरिंग स्ट्रेस, तीसरा है आयतन प्रतिबल वॉल्यूम स्ट्रेस, और इसी प्रकार विकृति यानी कि स्ट्रेन भी 3 प्रकार की होती है कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल के जो करस्पॉन्डिंग विकृति होगी वो होगा अनुदैर्ध्य विकृति लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अपरूपण विकृति शियरिंग स्ट्रेन और आयतन विकृति यानी कि वॉल्यूम स्ट्रेन। बच्चों आइए जरा देखते हैं कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है। जब भी किसी वस्तु पर जिसकी लंबाई उसके चौड़ाई की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है, और लंबाई की दिशा में 2 बराबर तथा विपरीत बल लगते हैं तो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हो जाता है। तो वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। जैसे कि हम अगर एक बेलन ले रहे हैं जिसकी लेंथ L है और उसको स्ट्रेच कर रहे हैं और उसके लेंथ में वृद्धि डेल्टा L हो जा रही है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये मान लीजिए ये A है, तो F/A जो होगा वो होगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या हो जाएगा, F/A, ये होगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल। और इस प्रतिबल के कारण इसमें जो विकृति उत्पन्न हुई उसे हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य विकृति, अर्थात वस्तु के एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति क्या हो जाएगा, जो लंबाई में परिवर्तन और बटा प्रारंभिक लंबाई। अगर हम इसको कंप्रेस करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा L की कमी होगी, तो जो लंबाई में परिवर्तन हम डेल्टा L लिखते हैं। इस प्रकार जो स्ट्रेच करने में तनन में जो प्रतिबल लगा उसे तनन प्रतिबल कहेंगे, और कंप्रेस करने में जो प्रतिबल होता है उसे संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। और उसी अकॉर्डिंग संपीड़न में जो विकृति उत्पन्न होती है उसे संपीड़न विकृति करेंगे, और माफ करिएगा स्ट्रेच करने में उसको तनित करने में जो विकृति उत्पन्न होगी उसे तनन विकृति कहते हैं। तो इस प्रकार अनुदैर्ध्य विकृति 2 प्रकार का हो गया, एक संपीड़न विकृति और एक तनन विकृति। बच्चों तो आइए देखते हैं अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति क्या होता है, कि क्या शियरिंग स्ट्रेस होता है और क्या शियरिंग स्ट्रेन होता है। तो बच्चों स्पर्शी बलों के कारण एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रत्यानयन बल के को स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। जैसे कि चित्र में बेलन है, बेलन के दोनों सिरों पे जो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसके समांतर अगर 2 स्पर्शी टैंजेंशियल फोर्स लगाया जाए जो कि परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत है, तो आप देखिए कुछ इस प्रकार का लगेगा दोनों ये बल, और इसमें क्या होगा, विस्थापन उत्पन्न हो जाता है दोनों सतहों के बीच, तो ये हो गया डेल्टा X। तो इस प्रकार जो प्रतिबल लगा वो क्या हो जाएगा, बल बट्टे क्षेत्रफल F/A, और जो विकृति क्या हुई इसमें कितना परिवर्तन हुआ वो हो गया डेल्टा X। अगर मान लीजिए ये लेंथ क्या है L, अगर मान लीजिए ये लेंथ L है, प्रारंभिक लंबाई यहाँ पे L दी है और ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि देखिए tan थीटा इक्वल टू डेल्टा
x बाई कैपिटल L। बच्चों ये जो थीटा होता है वो बहुत ही सूक्ष्म होगा, ऐसे परिवर्तन में ये थीटा बहुत सूक्ष्म होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा इजकल टू डेल्टा एक्स बाई एल। चूंकि विस्थापन जो डेल्टा एक्स था और प्रारंभिक लंबाई एल है, तो इस प्रकार की जो विकृति उत्पन्न हुई उसे शियरिंग स्ट्रेन या अपरूपण विकृति कहते हैं, और इस प्रकार हम अपरूपण विकृति को लिख सकते हैं थीटा इजकल टू डेल्टा एक्स बाई एल, जहाँ पे थीटा बहुत ही कम है। तो इस प्रकार बच्चों ये अपरूपण प्रतिबल और ये अपरूपण विकृति उत्पन्न होता है। इसी प्रकार अगर कोई बुक है और बुक पे टेंजेंशियल फोर्स लगाया जाए तो बुक में भी शियरिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। अब हम आते हैं आयतन प्रतिबल पर। जब किसी वस्तु के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंब रूप तथा एक समान बल लगाते हैं तो वस्तु का आयतन बदल जाता है, परंतु आकृति नहीं बदलती है। वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को आयतन विकृति तथा वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंब बल को आयतन प्रतिबल या अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। बच्चों जैसे कि हमने बताया कि अगर कोई सी द्रव, सपोज करिए जल है, जल में किसी पिंड को डुबोते हैं तो उसमें चारों तरफ से क्या होगा, उस पर फोर्स लगता है, और हम देखेंगे कि एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला फोर्स यानी कि F बाई A जो होता है प्रेशर, तो वो क्या होता है, चारों तरफ बराबर होता है। तो ये जो प्रेशर यहाँ पे है वही आयतन प्रतिबल कहलाता है। और आयतन विकृति क्या हो जाएगी, जो आयतन में परिवर्तन और बटे प्रारंभिक आयतन, तो आयतन विकृति हो जाएगा डेल्टा V अपान V। बच्चों जब भी किसी पिंड पे हमने देखा कि कोई बाह्य बल लगाते हैं तो उसमें प्रतिबल उत्पन्न लगता है, और जिसके कारण उसमें क्या होता है, विकृति उत्पन्न होती है। रॉबर्ट हुक जो कि जिनका जन्म फ्रेश वाटर आइल ऑफ वाइट में 18 जुलाई सन 1635 को हुआ था, वो 17वीं शताब्दी के सबसे मेधावी और बहुमुखी प्रतिभा वाले अंग्रेज वैज्ञानिकों में से एक थे। इलास्टिसिटी में उन्होंने ये बहुत सारे स्प्रिंग पे प्रयोग करके उन्होंने बताया कि जो प्रतिबल और विकृति होती है, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। बच्चों इस नियम को उन्हीं के नाम पे, रॉबर्ट हुक के नाम पे हुक का नियम कहा जाता है, और इस नियम के अनुसार कि लघु विकृतियों की सीमा के भीतर पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति। बच्चों यहां से हम देखेंगे कि जैसे प्रतिबल, हुक ने बताया कि प्रतिबल जो होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन, समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट यूज होता है, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रतिबल बराबर प्रत्यास्था गुणांक गुणे विकृति। यहाँ से हम देखेंगे कि प्रत्यास्था गुणांक जो होता है वो प्रतिबल बटे विकृति होता है। ये हुक का नियम था। बच्चों आइए जरा हम देखते हैं कि प्रतिबल विकृति वक्र क्या होता है। जब किसी भी धातु की तार ले लेते हैं और उसके एक सिरे को किसी दृढ़ आधार से फिक्स कर दिया जाए और उसके मुक्त सिरे पे फ्री एंड जो होता है उस पे अगर हम भार लटकाते जाते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे तार में वृद्धि होती रहेगी। अगर हम धीरे धीरे भार को बढ़ाते जाएं, तार में वृद्धि को मेजर करते जाएं, तो हम वहां से प्रतिबल और विकृति ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिबल यानी F बाई A। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया तार का निकाल दिया जाए और F क्या है कि भार है mg, तो यहाँ से जितना हम भार निकाल दें, जितने द्रव्यमान रखते हैं उससे भार ज्ञात हो जाएगा। और प्रतिबल और विकृति में एक ग्राफ खींचा जाए तो कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है। ये ग्राफ बच्चों, ये वक्र जो होता है भिन्न भिन्न द्रव्यों के लिए अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न पदार्थ के तार के लिए अलग अलग होगा। और इसी प्रकार यहाँ पे हमने क्या किया, तनित किया, तार को स्ट्रेच किया। इसी प्रकार अगर यदि तार को कंप्रेस किया जाए और या उसमें अपरूपण विकृति उत्पन्न की जाए तो कर्व प्राप्त किया जा सकता है प्रतिबल और विकृति के बीच में। यहाँ पे हम किसी धातु के लिए हम प्रतिबल विकृति का वक्र प्राप्त कर रहे हैं जिसमें क्या किया जा रहा है, तार को
स्ट्रेच किया जा रहा है। इस में देखिए कि यहाँ पे इस ग्राफ में ये OA है। OA जो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे वक्र जो है रैखिक है। यहाँ से दिखता है कि जो प्रतिबल है वो विकृति के अनुपाती है। जैसे जैसे आप प्रतिबल को बढ़ाएंगे उसी तरह विकृति भी बढ़ती जाती है, ये O से लेके A पॉइंट तक। A के बाद क्या होता है, अब आप देखिए थोड़ा सा प्रतिबल बढ़ाया जाए तो विकृति ज्यादा बढ़ती है। यहाँ पे भी प्रतिबल बढ़ाया जा रहा है, विकृति बढ़ रही है, लेकिन ये अनुपातिक नहीं है। जो A से B तक का जो कर्व है वो अनुपातिक नहीं है। तो A पॉइंट को अनुपातिक सीमा कहते हैं और B पॉइंट पे, जहाँ पे कि B पे इस सीमा को O से B तक, जहाँ पे आप देखेंगे कि प्रतिबल को बढ़ाया जाए तो विकृति बढ़ती है, ये प्रत्यास्थता के सीमा में होता है। और बच्चों यहाँ से अगर हम देखें कि अगर हम वेट को हटाते जाएं, कम करते जाएं, तो फिर ये B से क्या होगा, इस B पॉइंट से B A होते हुए वो वही पाथ अनुरेखित करते हुए वो वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। अर्थात ये प्रत्यास्था के सीमा के अंतर्गत ही है। A को अनुपातिक सीमा कहते हैं और इस B बिंदु को पराभव बिंदु कहते हैं, यील्ड पॉइंट कहते हैं, प्रत्यास्थ सीमा कहते हैं, क्योंकि इस बिंदु के बाद यदि आप थोड़ा सा भी प्रतिबल बढ़ाते हैं तो देखिए विकृति में ज्यादा परिवर्तन होने लगता है। आप B से D तक देखिए, B से D तक देखिए, जैसे जैसे हम थोड़ा सा अगर प्रतिबल बढ़ाते हैं तो विकृति ज्यादा बढ़ती जाती है। इन दोनों के बीच में, B और D के बीच में अगर कोई पॉइंट हम C लेते हैं, कहीं भी C लें, और हम देखेंगे कि अब C पे क्या होता है कि प्रतिबल कम है लेकिन उसके अकॉर्डिंग विकृति ज्यादा है। और जैसे जैसे आप भार कम करते जाइए, तार से लोड कम करते जाइए, तो ये क्या होगा, ये अब CBAO पाथ ये इस पाथ से होके नहीं आएगा। हम देखेंगे कि जैसे जैसे इसका प्रतिबल कम करते जाते हैं तो इसकी विकृति कम होगी, और जैसे ही प्रतिबल अर्थात भार जीरो कर दे, उस पे जो लोड था जीरो कर देते हैं, तो ये इस पोजीशन पे ना आके यहाँ O' पोजीशन पे आती है। अर्थात इसमें एक परमानेंट अस्थाई विरूपण हो गया है। यहाँ पे देखिए O' ये अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आती है। तो B के बाद अगर B और D के बीच में कोई भी पॉइंट लेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें अस्थाई विरूपण आ जाता है। अर्थात B से D तक जो पदार्थ का बिहेवियर होता है वो प्लास्टिक बॉडीज की तरह होता है कि उसमें अस्थाई विरूपण उत्पन्न हो जाता है। और D जो पॉइंट होता है वहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस उत्पन्न होगा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कि इससे अगर मैक्सिमम अगर स्ट्रेंथ दे दिया जाए तो तार अब टूट जाएगा। इस पॉइंट से ज़्यादा अब इस तार पे हम वेट नहीं रख सकते, लोड नहीं रख सकते। इस पॉइंट के बाद आप अगर लोड हटाते भी जाइए तो अब क्या होगा, तार पतला होना शुरू हो जाता है और फिर भी उसमें विकृति उत्पन्न होगी। देखिए डी पॉइंट के बाद हम स्ट्रेंथ अर्थात डी पॉइंट पे आप देखिए कि हम लोड कम कर रहा है, प्रतिबल कम होता जा रहा है, फिर भी क्या है, विकृति बढ़ती जा रही है। और एक पॉइंट ई जिसको विभंजन बिंदु कहते हैं, फ्रैक्शन पॉइंट कहते हैं, वहां पे क्या होगा, ई बिंदु पे जाने पर वो तार अपने आप टूट जाएगा। इस बिंदु को विभंजन बिंदु कहते हैं। और यदि डी और ई बहुत ही नजदीक हैं तो जो पदार्थ होगा वो भंगुर होगा, और डी और ई अगर थोड़ा उनमें डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो पदार्थ तन्य होगा। तो बच्चों इस प्रकार आप प्रतिबल विकृति वक्र को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो बी के करस्पॉन्डिंग, जो बी ये पराभव बिंदु है, इस बिंदु के संगत जो प्रतिबल होता है उसे यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, पराभव सामर्थ्य कहते हैं। और डी बिंदु पे जो उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रतिबल होता है उसे हम बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इस स्ट्रेंथ के इस प्रतिबल के बाद वो मैक्सिमम प्रतिबल होता है जो कि तार उसके भार को सह सकता है। अगर उससे ज़्यादा भार दिया जाए तो वो टूट जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इससे के बाद अगर आप भार घटाते भी जाते हैं तो अब तार का बिहेवियर जो होता है वो विस्कस फ्लूइड की तरह होता है, वो तार पतला होता जाएगा और अपने आप लोड कम भी कर रहे हैं फिर भी अर्थात प्रतिबल कम भी कर रहे हैं तो तार पतला होता जाएगा और ई बिंदु पे जाने पे टूट सकता है। तो बच्चों ये जो वक्र प्राप्त होता है वो भिन्न भिन्न पदार्थ के तारों के लिए भिन्न भिन्न होगा। बच्चों
इसी प्रकार यहाँ पे महाधमनी जो कि हृदय से रक्त को ले जाने वाली बृहद नलिका है कि प्रत्यास्थ ऊतकों के लिए प्रतिबल विकृति वक्र दिखाया गया है। इस प्रतिबल विकृति वक्र में प्रत्यास्था की क्षेत्र तो अधिक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यह हुक के नियम का पालन नहीं करती। तो बच्चों, आज का जो हमारा ये भाग था यहीं पे खत्म होता है। आशा करते हैं आपको ये प्रतिबल विकृति और उसके प्रकार समझ में आए होंगे। आइए जरा होमवर्क नोट करिए और इसे घर पे सॉल्व करिएगा। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आप उसको अच्छे से सॉल्व करिएगा और इसके नेक्स्ट भाग में हम प्रत्यास्था गुणांक के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।